जी सर। जा ऊपर जाके देख, तू सो रहा वहां पे इतना, बोला शोर लग रहा है, यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही, जल्दी जा भाग के। जी मालिक। अपने घर में हो रहा शोर तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन संसद में और देश में होने वाला शोर कब सुनोगे? तुम्हारी काली करतूतों और भ्रष्ट नीतियों की वजह से जो ये आज 3000 करोड़ का पेट्रोल स्कैम हुआ है ना। अरे गुरुजी, मीडिया के दोहरे कोई सबूत तो है नहीं पिताजी के खिलाफ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जो इलेक्शन पिताजी जीतेंगे। बेटे निर्मल, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पालने में झूला झूला रही थी ना, तब हम अपने जीवन के 5 लगातार इलेक्शन जीत कर आए थे। अरे गुरुजी, थारा टाइम अब जा लिया, अब टाइम है हमारे पिताजी का। चुप, कल ढिलेगी नहीं और समझाना चला गुरुजी को। विभाशंकर, अपने जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? अरे गुरुजी, ये तो हमारी लुगाई पे भी हाथ उठाते हैं। चुप, नहीं तो मारूंगा जूते से। बैठना तो चुपचाप बैठ, नहीं तो बाहर निकल जा। बैठ जा। राजू। जी मालकिन। जरा अखबार लेके आना। हाँ, आए मालकिन। देखो ये प्री पोल रिजल्ट, इसके अनुसार तुम ये इलेक्शन अवश्य हारोगे और सारे के सारे वोट मिलेंगे उस आत्माराम को। ये हमें नहीं पता है, कुछ भी करो आप, हम तो पिछले 30 साल से आपके मार्गदर्शन में इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और आपकी बार भी जीतना चाहे हैं। और जो रास्ता मैं दिखाता हूँ तुम उससे हमेशा भटक जाते हो। मुझे बस एक बार, इस बार इलेक्शन जितवा दो, जो कहोगे वही करेंगे, और नहीं तो बस थारी चप्पल मारा से बस कान पकड़ रहे हम। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इस बीच ये ध्यान रहे कि जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाते तुम्हारा परिवार किसी भी विवाद में नहीं आना चाहिए। गुरुजी, कोई विवाद ना होने का थारे सर की कसम। गुरुजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम कोई विवाद ना होने देंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, विभाशंकर त्यागी की बहू ने आत्महत्या की, क्या रीजन है? बुरा लगा मुझे आपकी बहू के बारे में सुनकर त्यागी जी। भगवान की मर्जी के सामने कोई कुछ ना कर सके। छोटे बताओ, थारी इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? प्रीपेयर के रिजल्ट से तो आपको पता चल ही गया होगा। मुझे बस उन आंकड़ों को असलियत में लाना है। और हाँ, एक और शोक सभा में हम बहुत जल्द मिलेंगे, वो भी आप ही के घर। कौन है ये आदमी? अर्चना का भाई है। ये लोग मुझे बहुत सताते हैं कुणाल। मम्मी पापा से मैं क्या कहूँ, इसलिए तुझे बता रही हूँ। मेरे ससुर एक राक्षस है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकाल लो कुणाल, बचा लो मुझे मेरे भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बहन के खून का बदला लेकर रहूंगा तुझसे मैं। हिसाब देना पड़ेगा तुझे, त्यागी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। कुछ नहीं, चुप। गृह मंत्री श्री विभाशंकर त्यागी की बहू अर्चना त्यागी की आत्महत्या के चर्चे आज संसद में भी हुए। आखिर क्या वजह थी कि अर्चना त्यागी ने अपनी जान ली? इस पर देखते हैं विशेष कार्यक्रम आज रात 10 बजे। वही कहानी फिर से दोहराई तुम लोगों ने। आत्महत्या नहीं है ये,
मर्डर है, मर्डर है ये। सर 3 साल से वो मेरी बहन पर अत्याचार कर रहे थे, तिल तिल करके मारते रहे उसे। सबसे पहले उसका कमीना पति निर्मल त्यागी। केड़ी केड़ी लखारी है? वह मेरी गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो, तू तो बुरा उस दिन मानिए जब मैं उसे इस घर में ले आऊंगा और तुझे लात मार कर भगा दूंगा। ये तो बाकी रह गया है ना अब करने को। मामूली से परिवार की लड़की इतने बड़े घर में ब्याह हो गया तो जबान चलने लगी। साली तुझे तो हमारे घर वालों के पांव धो धो के पीने चाहिए। जिंदगी दिए हमने तुझे, जिंदगी। ये जिंदगी है तो मौत दे दीजिए मुझे, तो बेहतर होगा। बड़ी जबान चला रही है। उसकी डायन सास तेरे मेरठ के किसी भिखारी की शादी नहीं है, मेरे बहन के बेटे की शादी है। जो मैंने साड़ी दी है ना उसे पहन, वरना यहीं पे मर। माँ जी, सिल्क से मुझे एलर्जी है, जब भी पहनती हूँ निशान हो जाते हैं। तेरे निशान मेरे खानदान से बढ़कर नहीं है। जो मैंने साड़ी दी है ना उसे पहन, और हाँ घूंघट लंबा करके, वरना मैं त्यागी जी से बताऊं कि आपकी बहू फिर मनमानी कर रही है। और सबसे बड़ा राक्षस उसका ससुर विभा शंकर त्यागी। बहू, तो क्या सुन रहे हो? बेटा कह रहा था तूने उससे कहा तू उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी, और वो भी त्यागी खानदान के खिलाफ। तुमने कहा था कि बेटे? बाबूजी वो मैंने गुस्से में कहा था, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया तो। ओहो, उस नालायक ने तेरे पे हाथ उठाया था। बेटे कौन सा हाथ उठाया था पहले? बाएं वाला, दाएं वाला, दोनों हाथों से खेलता था। ये लात मारी थी, कहाँ जाकर रही? खाल मेरे लौंडिया, खाल मेरे, वरना यूं ही खाल खिंचवा के तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा। तेरा भाई है ना, टुकड़े चुनते चुनते तेरी बाप की उम्र का बुढ़ा हो जाएगा। हमारा नाम विभा शंकर त्यागी है, त्यागी। कुणाल, ये नौबत क्यों आने दी तुमने? 3 वर्षों से अत्याचार चल रहा था, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सर जब भी कुछ करना चाहा दीदी ने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया। कभी लोगों का डर, कभी ससुराल वालों का डर। बूढ़े मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आज त्यागी परिवार के कारण मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, और कहीं ना कहीं इस हत्या का जिम्मेदार मैं भी हूं। क्यों चुप रहा मैं, क्यों? लेकिन अब नहीं सर, उनके किए की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए सर। मुझे इंसाफ दिला दीजिए सर, वरना मेरी बहन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें न्याय मिलेगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा। से बहुत ही हाईली वेल कनेक्टेड पॉलिटिकल फैमिली है। त्यागी आज तक 1000 स्कैम्स में इन्वॉल्व है, लेकिन आज तक कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाया। और उन कचरे के ढेर को जलाने के लिए माचिस की चिंगारी ही काफी होती है। नोएडा में एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें हमारा एक 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट। मार्केट कीमत अंदाजन 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए। एग्रीमेंट थारी वाइफ के नाम बनेगा। बात अर्चना से लेके अर्चना पे ही खत्म हो जानी चाहिए। ना कोई छानबीन, ना इंक्वायरी, ना कोई लफड़ा। और हाँ, मीडिया को भी तुम ही हैंडल करोगे। हमारा और हमारे बेटे का कहीं भी नाम ना आना चाहिए, समझ गए? जी सर। जाइए। ओके सर, बाय सर। अरे निर्मल की माँ, रुक जाओ साहब, ये आदमी बगैर इजाजत के अंदर आ रहा है। कौन है बे? क्या बदतमीजी है? डाकिया हूं सर, आपके लिए संदेशा लाया हूं। कोर्ट समन्स। कुणाल श्रीवास्तव ने आपको और आपके परिवार को अपनी बहन की मौत के लिए दोषी ठहराया। सी इन कोर्ट सर। जय हिंद। जय हिंद।
इस शहर में ऐसा कौन सा धुरंधर वकील आ गया जो हमारे खिलाफ केस लड़ेगा? अरे एक ही तो है बेटे, जो अपने आप को ढेर 30 मार खा समझे है। केडी पाठक। कट टू कट आदमी के साथ कट टू कट बात होनी चाहिए सर। पैसा बोलो सर, प्रॉपर्टी बोलो सर, सब कल तक सब अरेंज हो जाएगा सर। त्यागी सर नहीं चाहते कि आप ये केस लड़ो। इलेक्शन आ रहा है ना सर, और इलेक्शन में त्यागी सर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम सर। रिस्क तो बहुत बड़ा उठाया है त्यागी साहब ने, जो आपको यहाँ भेज दिया केडी पाठक का ईमान खरीदने। मिस्टर दोराई स्वामी। यस सर। मिस्टर दोराई स्वामी, केस दर्ज हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। विभा शंकर त्यागी सर वेरी सॉलिड पर्सन सर, रूलिंग पार्टी का मेंबर, होम मिनिस्टर सर, कुछ भी हो सकता है सर, एवरीथिंग पॉसिबल सर। वो इशारा करेगा सब कुछ हो जाएगा सर। और आपका सर? मेरा इशारा? यस सर। चाय पी लीजिए फिर। नाइस टी सर, नाइस टी। ओके सर, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर। वरुण, उनका नाम रेणुका गणात्रा है, पता लगा जरा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, आपने ठीक बोला था सर, वो उसी के पास गया है सर। हाँ सर, रेणुका के पास। अरे सर अभी अभी गया है सर। केडी पाठक। मिस्टर पाठक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या आप त्यागी जी को अदालत में घसीट रहे हो? जी आप कौन? मी आत्माराम सातोस्कर, जन मोर्चा पार्टीचा लीडर बोलतोय। नाम तो सुना ही होगा तुमने। हाँ नाम तो सुना है, काम बताएंगे आप? काम तो ऑलरेडी आप कर रहे हो मेरा। बस किसी भी तरह ये केस आप जीत जाइए। अदालत में साबित कर दीजिए कि उस त्यागी और उसके परिवार ने ही अपनी बहू को मरवाया है। इनाम में ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि 30 साल बाद वर्ल्ड कप जीता हो जैसे इंडिया ने। अद्भुत है आप नेता लोग भी। एक नेता काम रुकवाने के लिए रिश्वत देना चाहता है और एक नेता काम करवाने के लिए। वैसे मिस्टर साटोस्कर, केडी पाठक को अपना काम आता है, आप उसे उनका काम न सिखाएं, इसी में आपकी भलाई है। क्या होगा इस देश का? केस तो सही है केडी, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। अगर मैं उस घर से नहीं निकलती तो मेरी भी वही हालत होती जो अर्चना की हुई। जल्लादों का परिवार है वो। मुझे भी पंखे से बहुत जुल्म किया उन्होंने मुझ पर, मेरे माँ बाप पर। वो तो मैं स्ट्रांग थी जो उस घर को छोड़ाई और शादी को छोड़ दिया। रेणुका जी, निर्मल की पहली पत्नी होने के नाते आपकी गवाही इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्यागी परिवार के बारे में जो आप बता सकती हैं अदालत में, वो और कोई नहीं। ऑफ कोर्स मिस्टर वरुण, मैं अदालत में विभा शंकर त्यागी और उसके परिवार की सारी पोल खोल दूंगी। थैंक्स मुझे करना चाहिए आपका। 6 सालों से इस परिवार के अत्याचारों का बदला मैं लेना चाहती थी और आज वो मौका है। मेरा बस चले तो निर्मल उसके माँ और बाप को गोली से उड़ा दूं। इतनी नफरत कभी किसी से नहीं हुई मुझे। ऐसे में होश खोना ठीक नहीं होता। धैर्य बांधे रखो, निर्णय जो भी होगा। पाठक जी, जयराम जी की। जयराम जी की। हम सोच रहे थे पाठक जी के काश अगर आप कहीं दूसरी जगह
और दूसरे हालात में मिले होते हैं। थोड़ा कठिन है। आप ठहरे गृह मंत्री साहब, मैं एक छोटा सा सच्चा वकील। मिलना तो अदालत में ही था। मतलब हमारे खिलाफ केस पक्का? जी, ये तो आप देख ही लेंगे। अरे देखोगे तो अब तुम केडी पाठक, तुम क्या समझते हो कि तुमने जो आज तक हर केस जीता वो इसलिए जीता कि तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी कसूरवार था? अरे नहीं पाठक साहब, नहीं। हर केस तुमने इसलिए जीता कि तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी विभा शंकर त्यागी नहीं था। और कुछ? हाँ, ये थारे लिए रख लो। अरे घबराओ मत, रख लो। हमने कोई ब्लैंक चेक ना दे दिया है। एक कारण है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? हाँ, कंडोलेंस का कारण, संवेदना, सहानुभूति पत्र। हमने सोचा फिर जिंदगी में कभी मिले ना मिले, एडवांस में दे दो, ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुम्हारी पहली हार में शोक मनाने वाला पहला आदमी कौन था? विभा शंकर त्यागी। ये तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं, अहंकार बोल रहा है त्यागी। और अहंकार तो रावण कभी नहीं चला था। चलो मेरे साथ। योर ऑनर, 25 अक्टूबर सन 2012 की रात 3 वर्षों से विवाहित मिसेस अर्चना त्यागी ने अपने शयन कक्ष के पंखे से लटक कर अपनी जान दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या ही है, हत्या नहीं। किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि मिसेस अर्चना त्यागी ने किस स्थिति में अपनी जान दी। उनके भाई मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का ये मानना है कि त्यागी परिवार ने इनकी बहन को इस हद तक शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा दी कि वो अपनी जान लेने पर विवश हो गई। प्रूफ मिस्टर पाठक, एलिगेशन का प्रूफ। ऑफ कोर्स योर ऑनर, हर सुसाइड केस में सर्वप्रथम और सर्वोच्च साक्ष्य होता है आत्महत्या पत्र, यानी कि सुसाइड नोट। मिसेस अर्चना त्यागी के हाथों से लिखा गया ये आत्महत्या पत्र बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं अर्चना त्यागी अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान ले रही हूं। अब मुझसे ये तकलीफ, ये दर्द और बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमारे परिवार वालों ने मुझे इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया है कि मैं ये कदम उठा रही हूं। मेरी मृत्यु के जिम्मेदार वही है। जज साहब, माना कि सुसाइड केस में सुसाइड नोट से बढ़कर कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस केस में जानना जरूरी है कि अर्चना त्यागी ने ये पत्र किस स्थिति में लिखा। क्योंकि मिस्टर पाठक, सब जानते हैं अर्चना त्यागी एक दिमागी मरीज थी। एक्सक्यूज मी? यू मीन आपके मुवक्किल ने आपसे कहा नहीं कि उनकी बहन एक दिमागी मरीज थी, तरह तरह के वहमों की शिकार? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक तो आप नहीं कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव। क्या चाहते हैं आप त्यागी परिवार से? एक तो आपने और आपके माँ बाप ने झूठ बोलकर एक मानसिक रोगी को इनके हवाले कर दिया, उसकी बीमारी के बारे में बताया नहीं। धोखा तो आप लोगों ने दिया है। केस आप लोगों के खिलाफ होना चाहिए। 3 सालों से ये मेरी बहन को तंग करते रहे, उसे परेशान करते रहे, दिनों तक कमरे में बंद रखा, यहाँ तक कि नौकरों से भी बुरा सलूक किया उसके साथ। और ये बात आपको कैसे पता चली? उसने मुझे फोन करके बताया था। तो उन फोन कॉल्स की कोई रिकॉर्डिंग, टेप्स, कोई गवाह है आपके पास? 3 सालों से ये सब चला रहा था, क्या क्या रिकॉर्ड करता मैं। कमाल है, इतने सालों से आपकी बहन की जिंदगी नर्क थी और अब जागे हैं आप उसकी मौत के बाद। क्या
चाहते हैं आप मिस्टर श्रीवास्तव? क्या चाहते हैं त्यागी जी से? पैसा, प्रॉपर्टी या और कुछ? अरे थूकता हूँ मैं ऐसी प्रॉपर्टी पर, ऐसे पैसों पर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरी बहन को टॉर्चर कर करके उसे मार डाला। मिस्टर कुणाल, आपके कहने पर हम मिस्टर त्यागी पर कार्रवाई तो कर सकते हैं, पर बिना सबूत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मिस्टर पाठक, प्लीज ट्राई एंड एक्सप्लेन योर क्लाइंट। योर ऑनर, इस दलील को आगे बढ़ाने के लिए मैं त्यागी साहब के सुपुत्र मिस्टर निर्मल त्यागी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्यों जी? किस लिए? ऐसा कौन से सवाल है जिनके जवाब हमारा बेटा ही दे सके? हम नहीं दे सकते। देखो जी वकील साहब, हमारा घर है वो, हम सरपरस्त हैं उसके। जो भी सवाल पूछने हैं हमारे तय पूछो, हम देंगे जवाब। योर ऑनर। मिस्टर त्यागी, किसको क्या पूछना है और किसको क्या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। बेहतर यही होगा कि आप इस अदालत का मान रखें। ठीक है जी। देखो जी, हम संस्कार वाले लोग हैं। हम ना चाहते कि हमारे घर की दुख भरी गाथा यहाँ अदालत में उछले। देखो जी, जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। हमने बहू खोई है अपने घर की, लेकिन उसके जिम्मेदार हम ना हैं। उसके जिम्मेदार है हमारी बहू की लाइलाज बीमारी। जी जज साहब, अर्चना त्यागी को हमेशा ये वहम था कि कोई उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। कंस्पिरेसी थियरीज। हाँ तो पूछ लो, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर द्विवेदी, उनसे पूछ लो। योर ऑनर, मैं इनके फैमिली डॉक्टर द्विवेदी से नहीं, बल्कि अर्चना जी के फैमिली डॉक्टर अवस्थी जी से बात करना चाहूंगा, जो 6 साल की उम्र से उनकी देखरेख करते आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद मीरठ से यहाँ पधारे हैं। अनुमति है। डॉक्टर अवस्थी, अभियोग पक्ष का ये कहना है कि अर्चना जी की आत्महत्या का कारण त्यागी परिवार का उन पर किया गया अत्याचार नहीं, बल्कि उन्हीं का एक मानसिक रोग था। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वकील साहब, सच बात तो यह है कि जब अर्चना 9 साल की थी तो उसके साथ एक हादसा हो गया था। वो अपने घर की छत की दीवार से गिर पड़ी थी और उसके सर पर गहरी चोट पहुंची थी। वो चोट तो ठीक हो गई, लेकिन उस चोट का असर शायद उसके दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए रह गया। वकील साहब, ज्यों-ज्यों अर्चना बड़ी होती गई, उसकी ये बीमारी बढ़ती चली गई। उसे एक किस्म का वहम हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, उसे परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि वो सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ बैठी थी, जबकि असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। You know, in medical terms, she was a case of acute schizophrenia. जी आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऑर्डर, ऑर्डर। ये झूठ है, ये झूठ कह रही है। प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर अवस्थी, अर्चना जी के शरीर पर, उनकी बाह पर, उनके चेहरे पर हिंसा के घाव थे। क्या ये भी उनका वहम था? वकील साहब, इस किस्म के एक्सट्रीम केसेस में मरीज खुद अपने ऊपर वार करने लगता है, और उसे लगता है कि कोई और उस पर वार कर रहा है, जैसे उसका पति या उसके ससुर। राइट? एग्जैक्टली। अर्चना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और इस बीमारी के इंतहा में अर्चना ने खुद अपनी जान ले ली। Am I right, डॉक्टर अवस्थी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बल्कि जज साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अर्चना की मौत की वजह उसकी ये दिमागी हालत ही थी। यानी कि त्यागी परिवार ने अर्चना जी पर कोई अत्याचार नहीं किया, यही कहना चाहते हैं आप? किया हो तो साबित कीजिए मिस्टर पाठक। आप इस तरह भरे बाजार एक सांसद सदस्य, एक गृह मंत्री पर ऐसे घिनौने इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान का नहीं, उनके करियर, आने वाले चुनाव और इस देश के भविष्य का सवाल है। सो प्लीज अक्यूज ओनली इफ यू हैव प्रूफ मिस्टर पाठक। प्रूफ योर ऑनर। सबूत,
साक्ष्य कथन हम उनका सुनेंगे जो 3 वर्ष विभा शंकर सिंह जी के घर में रही, मिस्टर निर्मल त्यागी की पूर्व पत्नी मिस रेणुका गणात्रा। योर ऑनर, ये मिस रेणुका गणात्रा की मेडिकल रिपोर्ट है जिससे स्पष्ट होता है कि ये मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित है, इससे पहले कि अभियोग पक्ष इन्हें भी मानसिक रोगी कह दे। मिस रेणुका गणात्रा, आप इस निर्मल त्यागी की अभूतपूर्व पत्नी रह चुकी है। विवाह विच्छेद होने से पहले कितना समय बिताया आप दोनों ने एक साथ? जी 3 साल। उनके साथ आपके विवाहित जीवन के खंडित होने का कारण? जी मेरा रिश्ता टूटा, उसमें मेरी ही गलती थी। मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था और निर्मल को ये बात पता चल चुकी थी। बात ज्यादा आगे ना बढ़े इसीलिए मैंने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। रेणुका जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो पहले हमसे कुछ और ही कहा था। आपने कहा था कि त्यागी परिवार ने आप पर भी वही अत्याचार किए थे जो इन्होंने अर्चना जी पर किए थे। अरे क्या कह रहे हैं आप? प्लीज, मैंने आपके असिस्टेंट मिस्टर वरुण से साफ साफ बोल दिया था कि मेरे और मेरे पति के ब्रेकअप में मेरा फॉल्ट। मैं तो बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे बाबूजी जैसे और माँ जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले। निर्मल जैसा फरिश्ता जैसा पति मिला मुझे। इसमें मेरी गलती थी कि मैं ही उनकी कदर नहीं कर सकी। निर्मल फरिश्ते के रूप में आपको मिले और आप ही उनकी कदर नहीं कर पाए। समझ गया मैं। यही बात है थी। ऑफ कोर्स। रही बात अर्चना की, तो निर्मल ने मुझे कई बार फोन पे शिकायत की थी कि अर्चना का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। वो बहकी बहकी सी बातें करती है, कुछ पागलों जैसी। जज साहब, कई बार तो मैं खुद रोक के आया उसे आत्महत्या करने से। कभी जहर पी ले थी, कभी हाथ की नस काट ले थी। सुसाइडल मेंटेलिटी थी जी उसकी। मेंटली थी वह। कितना मैंने कहा बहू से, बेटा हम तुमको बेटी समझते हैं, फिर तुम हमें दुश्मन क्यों समझ रही है? पर उसकी बीमारी ने तो होश ही उड़ा दिए। सॉरी सर, बट मेंटल प्रॉब्लम सर। 2-3 बार भाभी ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। उसको लगता कि मैं निर्मल सर को उसके अगेंस्ट भड़काता सर। और सर, मैं तो एक पीए सर, एक हम्बल सर्वेंट हूँ ना सर, और कुछ नहीं सर। राइट। भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी को सरकार चलाने में सहायता करते हैं। दिख रहा है मुझे इस देश का भविष्य। चाहिए बैठे। देखो जज साहब, कहने को कोई कुछ भी कह दे, पर सच्ची बात यह है कि अपनी 100 कमियों के बाद भी अर्चना हमारे घर की बहू तो थी। उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था हमने। मुझे हम अपनी बेटी समझे थे, बेटी। बहुत दुखद हुआ जो कुछ भी हुआ। हमने अपनी बहू खोई है। काश वो भारी बात मान के अपना इलाज करवा लेती तो आज हमें यहाँ अदालत में आके वो दिन तो ना देखना पड़ता जो तो हमारे खानदान की इज्जत यहाँ ना उछलती थी। अर्चना त्यागी एक दिमागी मरीज थी। अर्चना की मौत की वजह उसकी ये दिमागी हालत ही थी। अर्चना का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। वो बहकी बहकी सी बातें करती है, कुछ पागलों जैसी। सुसाइडल मेंटेलिटी थी जी उसकी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखने के बाद श्रीवास्तव वर्सेस त्यागी केस में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मिसेस अर्चना त्यागी के आत्महत्या के पीछे उनकी ज़हनी हालत थी, जिसके जिम्मेदार मिस्टर विभा शंकर त्यागी, मिसेस जया त्यागी और मिस्टर निर्मल त्यागी नहीं है। इसलिए उन पर मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का हर आरोप खारिज करते हुए ये अदालत
इस केस को डिसमिस करती है। देयर इज नो केस। वाह, क्या सही फैसला सुनाया आपने। आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस देश में कानून से बढ़कर अगर कोई है तो वो भगवान नहीं बल्कि ये नेता है। न राम, न रहीम, न अल्लाह। अगर भगवान है तो ऐसे घटिया नेता। इसने मेरी बहन को मारा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को याद रखना। मार डालूंगा सबको। सारे सबूत और गवाह टैंपर किए। सर रेणुका को भी डरा धमका कर उसकी गवाही बदल दी। सर कुणाल ने जो कुछ भी कहा सही कहा। इस देश में कानून इन नेताओं की जेब में है। जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे मरोड़ सकते हैं। वरुण, इस समय मुझे भय है जो भरी अदालत में कुणाल ने त्यागी साहब को इतनी बड़ी धमकी दी थी। हेलो कुणाल, केडी पाठक बोल रहा हूं। देखो कुणाल, मेरी सलाह है तुमसे कि ऐसा कोई कदम मत उठाना, ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए घातक हो। ओके प्लीज। लड़का कुछ भी कर सकता है। जी जरूर जी। त्यागी ने तो अदालत में पूरा केस ही घुमा डाला है। मीडिया भी उसके और उसके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति लिख रही है, जैसे कि उसकी बहू के साथ कुछ नहीं, बल्कि उसकी बहू की वजह से उसका पूरा परिवार पागलपन का शिकार था। सर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी का पलड़ा कमजोर पड़ सकता है। त्यागी, 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 अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अब ऐसी चाल चलूंगा कि तेरी सारी चालें चलना बंद हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है। मैं आत्माराम सातोस्कर। वो कुणाल श्रीवास्तव कहाँ रहता है? अरे चीयर्स बेटे निर्मल, चीयर्स। अरे गुरुजी, आज तो एक पैग मार लो। देखा हमने कैसी राजनीति खेली है। राजनीति को इतना आसान मत समझो विभाशंकर। तुम क्या समझते हो, एक केस जीतकर तुमने सारे देश की जनता का दिल जीत लिया? अरे गुरुजी, कम से कम ये तो सोचो, हराया किसे हमने? केडी पाठक से जीतता है, और हमारे लिए तो यो किसी चुनाव जीतने से कम ना है। तुम केडी को अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाता। और तुम देख लेना, वो इस केस को आगे बढ़ाएगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दोषी नहीं साबित कर देगा। पिताजी, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। केडी पाठक का रिकॉर्ड है, वो कभी हार के भी नहीं हारता। अबे ओ, मौला हो गया के? हाँ? हमें सिखाएगा अब हमें? यो केस हमने केले अपने दम पे पलटा है, अपने दम पे। पैसा और पावर कुछ भी कर सके हैं, कुछ भी। ये तुम्हारा पैसे और पावर का घमंड ना तुम्हें एक दिन यही ले डूबेगा। अरे गुरुजी, थारी तरह थारे विचार भी बुढ़े हो गए हैं।
थारे और थारे विचारों के पैर कब्र में लटक रहे हैं। हमारी बात मान लो, हरिद्वार चले जाओ और वहीं भजन कीर्तन करो, राम जी का नाम लो। यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करियो, पार्टी को हम संभाल लेंगे। हम ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा विभाशंकर। अरे गुरुजी, हल्का भारी हम सब देख लेंगे। हाँ, हम न डरते किसी से। और गुरुजी, बहुत हो गया थारा ज्ञान का दाम। अब आप एक काम करें, यहाँ से प्रस्थान करें। उस और प्रस्थान जाइए। पिताजी के कह रहा? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी शांत हो जाओ। गुरुजी, गुरुजी देखो पिताजी शराब पी रहा है, नशे में है पिताजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस चीज का नशा है उसे। आज का यह अपमान मैं कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। गुरुजी, गुरुजी बात सुनो। गुरुजी अंदर आ जा बेटा, आजा आजा। अरे तू कहाँ से आ गया? किसने आने दिया अंदर तुझे? सिक्योरिटी को आ गया तो यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाने का बस। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता त्यागी। क्या कह रहा है? पकड़ से पकड़। तू क्या बहुत जाना रही है? मारे पे हाथ डाला था तुमने, मारे पे। करता बंद। अरे सिक्योरिटी कैमरा बंद करो, पुलिस का फोन करो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? ये गोली की आवाज कहाँ से आई? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हे भगवान, कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा चर्बी है तेरे का। डेयरिंग अटेम्प्ट है? अभी बता दे। हेलो, हाँ पुलिस। जो विभा शंकर त्यागी से टकराएगा खत्म हो जाएगा। चाहे वो त्यागी खानदान का आदमी हो या वो बुड्ढा हो गुरुजी या इस देश का सबसे बड़ा वकील केडी पाठक हो। होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश किया है, अब तो जेल में सड़ेगा। विभा शंकर त्यागी जिंदाबाद। विभा शंकर भगवान है। विभा शंकर त्यागी अमर है। पिताजी, पिताजी, क्या? थैंक यू। क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। कुणाल ने त्यागी परिवार को बम से उड़ा दिया। मैं जा रहा हूं उससे मिलने। क्या? तीनों मर गए? मिस्टर एंड मिसेस त्यागी का देहांत हो चुका है। निर्मल त्यागी आईसीयू में अपनी जान के लिए लड़ रहा है। मना किया था मैंने तुमको, सावधान किया था कि ऐसा कोई कदम मत उठाना। अब जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सर, आपको लगता है मैंने मारा उनको? पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी, बम तुम्हारे बैग में था। क्या सोचूं मैं? सर, मैंने गोली चलाई लेकिन उससे कोई मरा नहीं। वो बॉम्ब मैंने नहीं रखा उनके घर। मैं अपनी स्वर्गवासी बहन की कसम खाता हूं सर, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने नहीं किया तो
शायद ये कुणाल के बैग के चिथड़े हैं जिसमें वो बॉम्ब लेकर आया था, और उसी बॉम्ब के धमाके से मंत्री त्यागी जी और उनकी पत्नी की जान गई। दवे, त्यागी जी सुपारी खाते थे? नहीं। कुणाल की झड़प मंत्री जी की सिक्योरिटी के साथ यहाँ हुई। उसके हाथ में गन थी और उसी गन से एक गोली चली जो इस खिड़की के बाहर खड़े निर्मल के गले में लगी। हो सकता है गोली बाहर से चली। नहीं हो सकता, वो कुणाल ने ही मंत्री जी के परिवार को मारा है। चल बाहर चल के देखते हैं। बिक गया है पूरा सिस्टम। जब आपका ये कानून मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाया तो मुझे आपके इस कानून से कोई उम्मीद नहीं। मेरी बहन की तरह मुझे भी इन बड़े लोगों का शिकार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुणाल, इस देश की कानून पर भरोसा रखो। कैसा कानून सर? दीदी का केस तो हम हार चुके। लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। मानता हूं कि तुम्हारा केस तुम्हारी बहन के केस से अलग है, लेकिन तुम्हें न्याय दिलाकर तुम्हारी बहन पर किया गया अन्याय है उसका हिसाब ले सकते हैं। अंदर कुणाल की गन से गोली चली जो बाहर आकर निर्मल को लगी, तो एंगल तो बिल्कुल सही बैठता है। दवे, एंगल तो ये भी सही बैठता है। वो देखो दवे, गोली के निशान। लगता है किसी ने एक गोली इस पेड़ से निकाल ली है। यानी कि 2 गोलियां चली थी, एक जो निर्मल त्यागी को लगी और दूसरी इस पेड़ में आकर लगी। कुणाल की गन से तो सिर्फ एक गोली चली थी, तो फिर क्या एक और गन थी? नहीं वरुण, गन भी एक थी और गोली भी एक ही थी। वैसे भी जब तक तुम दूसरी गोली नहीं ढूंढ लेते तुम कुछ नहीं कर सकते। दवे, निर्मल की कंडीशन कैसी है? कोमा में, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। ऑलराइट, चल। हेलो सर, नमस्ते सर। सर मैं आज आ जाऊं सर? कैसी तबीयत है सिस्टर अब इनकी? कल रात से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एंड डॉक्टर्स आर स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। ओह, बैड न्यूज़, आई मीन गुड न्यूज़। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। क्यों? कैसा लग रहा है किसी और के जुल्म का शिकार होना? मिली ना तुम्हें अपने किए की सजा? तू जान गया मुझसे। रुक रुक, तू जान गया मुझसे। किसे? जिसने गोली मारी मुझे, मैं पहचानता हूँ। नर्स, कॉल द पुलिस। मिस्टर त्यागी शायद अपने हमलावर को पहचान सकते हैं। योर ऑनर, 3 नवंबर को इसी अदालत में सबके सामने त्यागी परिवार को मारने की धमकी दी थी कुणाल श्रीवास्तव ने। छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को याद रखना, मार डालूंगा सबको। और अपनी इस धमकी को वास्तव में बदलने के लिए 4 नवंबर की रात यानी कि अगले दिन रात को वो त्यागी परिवार के बंगले में घुसे इस बंदूक को लेकर और इस बैग, सॉरी योर ऑनर, बैग तो रहा नहीं है, चिथड़े चिथड़े हो गए, लेकिन ये जब बैग था तब उस बैग में बॉम्ब लेकर कुणाल ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे मुवक्किल के कथन के अनुसार ये 4 नवंबर की रात को वहां गए थे गन लेकर। ये बैग भी उनका है, लेकिन पहली गोली चलाने के बाद सिक्योरिटी ने धर लिया था। इस बैग में बम कैसे आया, विस्फोट कैसे हुआ, इसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि इनके बैग में बम प्लांट किया गया था। फिर कुणाल जी, वो बॉम्ब आपकी बैग में आया कहां से? जादू से? मैं मानता हूं कि मैं त्यागी परिवार को खत्म करने गया था, लेकिन मैं कुछ करता इससे पहले पकड़ा गया। और रहा सवाल बॉम्ब का,
तो हो सकता है शायद किसी ने मेरे... एक मिनट। रेणुका जी, निर्मल की पहली वाइफ, वो उस रात मेरे घर आई थी मेरे निकलने से पहले। तुम यहां क्या करने आई हो बिकाऊ औरत? मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बोलो क्या कहना है। मैं मजबूर थी। तुम नहीं जानते हो कि त्यागी की पहुंच कहां तक है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी थी। सिर्फ इसीलिए अदालत में मैंने तुम्हारी बहन के खिलाफ झूठ। कुणाल प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? एक तुम ही थी जो उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती थी, लेकिन तुमने... मैं मजबूर थी, पर अब तुम उन्हें मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं। खत्म कर दो उन्हें, खत्म कर दो उन्हें। आपका ये कहना है कि रेणुका जी ने आपकी बैग में वो बॉम्ब रखा? हो सकता है। हो सकता है, यकीन से नहीं कह रहे हैं आप। अच्छा चलो इतना बता दो कि क्या आपने रेणुका जी को आपकी बैग को छूते हुए देखा था? नहीं। क्या आपने आपकी बैग रेणुका जी के साथ कुछ समय के लिए अकेली छोड़ी थी? तो फिर कैसे मुमकिन है, क्यों आप रेणुका जी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने वो बॉम्ब आपकी बैग में रखा? अच्छा, रेणुका जी नहीं तो आत्माराम जी। जन मोर्चा पार्टी के... हाँ, कैसे? जब मैं अपनी दोस्त की गाड़ी से त्यागी परिवार के घर की ओर जा रहा था तो अचानक आत्माराम जी की गाड़ी आई और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तब वो बैग गाड़ी के अंदर ही था। ये क्यों बुलाया? उस कमीने त्यागी की वजह से बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ बेटा। काम की बात बोलिए। तुम्हें राजनीति में लाने, भले ही त्यागी तुम्हारे खिलाफ केस जीत गया हो, पर सारी जनता की सहानुभूति तुम्हारे और तुम्हारे स्वर्गवासी बहन के प्रति है। इसीलिए यही सही मौका है। इस सहानुभूति का फायदा उठाओ बेटा। पॉलिटिक्स में आ जाओ, हमारे जनमोर्चा पार्टी में, और उस कमीने त्यागी को हार की धूल चटाओ। त्यागी को काटने का लोहा है मेरे पास, इसीलिए मुझे आपके सियासी खेलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। चलता हूं। ना बोल दिया, आत्माराम सातोस्कर को ना बोल दिया। इलेक्शन के टिकट के लिए तो लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये साला कल का छोकरा मरेगा बेचारा। चलो ड्राइवर। अरे बेटा, तुझे लगता है कि वो बम तेरी बैग में मैंने रखा था? हाँ, इसकी संभावना तो है आत्माराम जी। अब देखिए ना, वो बैग कुणाल की गाड़ी में बिना किसी निगरानी के पड़ा हुआ था। गाड़ी की खिड़की भी खुली हुई थी। हो सकता है कि जिस समय में आपने कुणाल को बातों में उलझाए रखा, उसी समय में आपके किसी आदमी ने वो बम बैग में डाल दिया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एक भिखारी बादशाह भी बन सकता है। ये केस में जीत भी सकता हूँ, जो जीतने वाला हूँ केवल 10 मिनट में। खैर वो सब बात छोड़िए, जो बात अभी आप बता रहे हैं उस बात को साबित कैसे करेंगे पाठक साहब? जसवाल साहब, इस समय केवल अनुमान लगा सकता हूँ, दुर्भाग्यवश साबित नहीं कर सकता। तो एक और मुद्दे पे आपसे एक प्रश्न करना था। सुपारी खाते हैं आप आत्माराम जी? जी हाँ। यही सुपारी खाते हैं आप? ऐसी सुपारी तो लाखों लोग खाते हैं। हाँ, ऐसी सुपारी लाखों लोग खाते हैं, किंतु उन लाखों लोगों की उंगलियों के निशान इस पर नहीं, आपकी उंगलियों के निशान है इस पर। और ये पाउच पुलिस ने त्यागी साहब के घर से
उनकी हत्या के पश्चात बरामद किया। क्या आप बता सकते हैं कि ये पाउच वहां पहुंचा कैसे? मुझे नहीं पता। मैं तो आखिरी बार त्यागी की बहू की शोक सभा में गया था और वहां जेब से रुमाल निकालते वक्त ये पाउच गिर गया होगा। लेकिन इससे साबित क्या होता है? आत्माराम जी, संदेह को विश्वास में बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा सा सबूत ही काफी होता है। हो सकता है इसके द्वारा मैं ये साबित कर दूं कि आप त्यागी साहब की जान लेना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, जिस कारण आपने कुणाल के बैग में वो बम रखवाया। सर, ये नहीं तो एक आदमी और हो सकता है। सर, जब मैं त्यागी के बंगले की कुछ दूरी पर था तो अचानक एक गाड़ी मेरी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। जब गुस्से से मैं उस गाड़ी को पकड़ने गया तो गाड़ी वो रिवर्स लेकर जा चुकी थी और जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा तो वहां से एक आदमी को दूर भागते हुए देखा। हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा पाठक साहब। दैट इज द पॉइंट। ये मुद्दा है। ये हुई ना बात। अगर ये बात साबित कर दी आपने कि वो बंदा जो आपने देखा जो भागते हुए गया उसी ने बॉम्ब रखा है, तो बस आप सही साबित हो जाएंगे, पाठक साहब भी सही साबित हो जाएंगे और मैं उल्लू साबित हो जाऊंगा। कुछ सवाल के जवाब देने हैं बस। आपको ये बताइए कि जो वो गाड़ी टकराई थी आपकी गाड़ी से, गाड़ी का नंबर वगैरह को देखा आपने? जी नहीं। अच्छा, वो जो इंसान जो भागा उसका नाम पता कुछ कहाँ से पता होगा आपको? अनजान आदमी था। खैर, हुलिया देखा, चेहरा तो देखा होगा आपने? मैं नहीं देख पाया। मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं आप, जबकि हकीकत ये है कि आपने वो बॉम्ब खरीदा था, आपने वो बॉम्ब आपकी बैग में रखा और उसी बॉम्ब से आपने त्यागी परिवार को उड़ा डाला, मार डाला। नहीं, निर्मल त्यागी पर गोली भी आप ही ने चलाई। मिस्टर जायसवाल, कुणाल के गन से जो गोली चली थी वो जाकर के पेड़ में धंस गई। एंगल और ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा एंगल और कैसी ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं आप? अब मैं जो बताने वाला हूँ ना पाठक साहब, ट्रेजेडी होने वाली है आपके स्मोकिल की लाइफ में। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट का कहना है कि जो गोली निर्मल के गले में पाई गई वो इस गन से चलाई गई थी और ये गन पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो चलो उस इंसान को मैं यहाँ बुला देता हूँ जिसके पास से आपने खरीदी थी ये गन, मुरुगन गन वाला। जी साहब, ये तो वही गन है जो मैंने इस आदमी को बेची थी 3 लाख। हाँ, मैं मानता हूं मैंने गन खरीदी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। कुणाल जी, मेरी बातें अब तक खत्म नहीं हुई और मेरी बातों को काटे ही मुझे पसंद नहीं है, सो प्लीज माइंड इट। मुरुगन जी, ये बताइए कि इस गन के अलावा और कुछ भी खरीदा था इसके साथ साथ कुणाल जी ने? जी साहब, एक छोटा सा RDX बम। मैंने तुमसे बॉम्ब कब खरीदा? ये झूठ बोल रहा है। झूठा ये नहीं, झूठे आप हैं। आप ही ने वो बॉम्ब खरीदा था और आप ही ने त्यागी परिवार को मारा है उस बॉम्ब से। जी साहब, जिस स्केल में धमाका हुआ वही बम था। क्या गुस्से में था ये आदमी, आंखों में खून उतर आया था। सोचा डील कैंसिल कर दूं, पर क्या करूं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। करेक्ट पाठक साहब। तो साबित हो चुका है कि कुणाल ने ना ही सिर्फ वो गन खरीदी पर बॉम्ब भी खरीदा था और उसी से उसने त्यागी परिवार की हत्या की। अब भी कोई शक है आपको? एक शंका है योर ऑनर, जो साबित कर सकती है कि ये सब कुणाल को फंसाने के लिए किया गया है, जो सिद्ध कर सकती है कि अदालत में मंत्री त्यागी को जो धमकी कुणाल ने दी थी उसका लाभ उठाकर किसी ने ये हत्याएं की है। और वो शंका क्या है? स्वयं निर्मल त्यागी और उन्होंने जो इस समय नेपट्यून हॉस्पिटल में कोमा में है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन्हें ज्ञात है कि उन पर गोली किसने चलाई। संभवतः उन्हें जल्दी होश आ जाएगा और वो हमें बता देंगे कि असल हत्यारा कौन है और हम इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। इस केस की अगली सुनवाई मिस्टर निर्मल त्यागी के होश में आने के बाद होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न। एडजर्न क्या जज साहब? सुना दीजिए फैसला मेरे खिलाफ, जिस तरह मेरी दीदी के खिलाफ सुनाया था।
मिस्टर कुणाल, उस केस के परिणाम का इस केस की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। आपकी बहन की मानसिक स्थिति का आपके कर्मों से क्या लेना देना। सो प्लीज कीप क्वाइट। रुक जा, रुक जा, रुक जा सामने। बेटी, निर्मल बेटी, क्या हुआ बेटे? हाँ गुरुजी, पुलिस को बुला। जिसने मेरे गोली मारी मैंने उसे देखा। किसने गोली चलाई तुम पर? मुझे बताओ। पहले बहन का केस हारे और अब हारे नहीं है, बस न्याय मिलने में विलंब हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि त्यागी परिवार के अत्याचार के कारण ही अर्चना त्यागी ने आत्महत्या की। और कुणाल उस दिन अपने बैग में बॉम्ब लेकर गया ही नहीं था। उसके बैग में बॉम्ब तब डाला गया जब पीछे से उसकी गाड़ी को ठोकर लगाई गई। सर, उस आदमी को कैसे ढूंढे? ना गाड़ी का नंबर पता है और ना उसका कोई पता है। और एक और बात सर, उस गन डीलर मुरुगन ने ये क्यों कहा कि कुणाल ने गन के साथ वो बॉम्ब भी खरीदा था? क्योंकि अर्चना त्यागी के केस की तरह इस केस में भी हर गवाह पैसा लेकर बिक गया है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को साथ लाकर संपूर्ण चित्र बनाना होगा। निर्मल, कैसे हो तुम? तुम पर गोली किसने चलाई? निर्मल जी, आप जो कह रहे हैं वो सच है ना? आर यू श्योर? जी, मेरे गोली इसी ने मारी थी। मैं गुरुजी को छोड़ के बंगले की तरफ लौट रहा था। इतने में खिड़की से देखा यूडोरा स्वामी और सिक्योरिटी गार्ड लड़ रहा था। और इससे पहले मैं कुछ कर पाता, गोली चल गई और मेरी गर्दन में लग गई। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद के बॉम्ब ब्लास्ट का मुझे कुछ नहीं मालूम। पाठक साहब, अब तो तय की तय तक पहुंच गए। अब कितना गिरेंगे और आप? आई मीन कितना गिराएंगे आप केस को? एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर पाठक, अब भी आपको इस लड़के की सफाई में कुछ कहना है? मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके कहे अनुसार पहले गोली आप पर चली, आप बेहोश हुए, उसके बाद धमाका हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यानी कि जब धमाका हुआ आप खड़े हुए। पाठक साहब, वो कह रहे हैं कि बेहोश हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो गिर ही गए होंगे। गिर गए थे आप? पेट के बल गिरे थे या पीठ के बल गिरे? पेट के बल गिरा हुआ था जी। पेट के बल गिरे थे आप बरामदे की घास पर, और घास उस रात को गीली थी क्योंकि वर्षा हुई थी तब। जी पक्का, गोली मेरे यहाँ लगी थी और फिर मैं गीली घास पे यूं पेट के बल जा पड़ा था। पाठक साहब, क्या कर रहे हैं आप? पहले केस को नीचे गिराया, अब इनके नीचे गिरने की चर्चाएं कर रहे हैं आप। क्या गिरना गिराना लगा रखा है? ये शर्ट आपकी है? उस रात को आपने यही शर्ट पहनी थी? हाँ जी बिल्कुल, इस पे मेरे खून के धब्बे भी लगे हुए। मिस्टर त्यागी, आपके शर्ट का सामने वाला हिस्सा जला हुआ है और उस पर राख भी लगी हुई है। गलती होगी। एक्चुअली इस शर्ट को लॉन्ड्री में बेच देना चाहिए था। जब धमाका हुआ तो अपने ही कथन के अनुसार मिस्टर निर्मल त्यागी गीली घास पर पेट के बल लेटे हुए थे। इसके अनुसार तो इनके शर्ट का सामने वाला हिस्सा सुरक्षित था, किंतु ऐसा नहीं है। इनके शर्ट का सामने वाला हिस्सा जला हुआ है, उस पर राख लगी हुई है। इतना ही नहीं, इनके हाथों पर भी जलन के निशान है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब धमाका हुआ, मिस्टर निर्मल त्यागी यूं अपने बंगले के सामने खड़े हुए थे। जिसका अर्थ ये हुआ कि गोली उन पर चली धमाका होने के बाद, जिसका अर्थ ये हुआ कि धमाका होने तक वो बेहोश नहीं थे।
अब जिस समय धमाका हुआ उस समय मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव मिस्टर दुरई स्वामी और सिक्योरिटी की गिरफ्त में थे। इनके हाथों से बंदूक भी छीन ली गई थी और वो बंदूक मिस्टर दुरई स्वामी के हाथों में थी। तो कब कुणाल श्रीवास्तव ने इन पर गोली चलाई? कब चलाई आप पर गोली? बोलिए, कब चलाई गोली? अब वकील साहब हम कोई झूठ तो बोल ही रहे। अब जब मेरे यहाँ गोली लगी तो हो सकता है मैं पीठ के बल गिर गया हूँ, इसलिए आगे से कमीज जल गई। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा योर ऑनर। क्या होता है कि जब ऐसे गोली लगती है और इंसान बेहोश हो जाता है तो अपने होश खो देता है। आई मीन तो उसको पता नहीं चलता है कि वो पेट के बल गिरा या पीठ के बल गिरा। तो वो पॉसिबल इट्स पॉसिबल। नो मिस्टर जायसवाल, इस केस में निर्मल त्यागी की गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब तक इस कोर्ट को उनके बयान पर पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैं कोई फैसला नहीं दे सकती। निर्मल का झूठ आपने कमाल का पकड़ा सर। अब तो जज को भी डाउट है कि निर्मल कुणाल को बेवजह फंसा रहा है। हाँ, बेवजह फंसा रहा है और ऐसा करके असल हत्यारे को बचा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि कोई अपने माता पिता के हत्यारे की ढाल क्यों बनना चाहेगा? वैसे अखबार पढ़ा आज का तुमने? शायद यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। लोक संघ पार्टी ने विभाशंकर त्यागी के जाने के बाद निर्मल त्यागी को अपना अगला उम्मीदवार घोषित किया है। राजनीति ही एक ऐसा खेल है जहां नुकसान से भी फायदा हो सकता है। सर फिर तो निर्मल जीत जाएगा सिंपैथी वोट्स की वजह से। बैड न्यूज फॉर आत्माराम एंड पार्टी, बैड न्यूज फॉर द कंट्री। ये एक और नई मुसीबत। अब निर्मल त्यागी चुनाव लड़ेगा मेरे सामने, वो भी व्हील चेयर पे बैठ के। मेरे सारे के सारे वोट वो खा जाएगा। डोंट वरी सर, बी हैप्पी सर। मैं तो अब आपके साइड में हूं ना सर, और त्यागी फैमिली की सारा सीक्रेट मेरे को मालूम है। सीक्रेट पता होने से क्या होता है? तो ही तरीका निकालो उस निर्मल त्यागी का टेंशन दूर करने का, नहीं तो मेरा सपना खुशी का सपना ही रह जाएगा। सर तरीका तो है सर, बट आप ऑर्डर करें तो। गुरुजी, आपने निर्मल त्यागी को ही क्यों चुना? देखो भैया, बात यह है कि राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय है, फैमिली बिजनेस। यहाँ बाप की गद्दी पर बेटा ही बैठता है। और रही बात निर्मल की, तो वो अपने पिता की तरह भ्रष्ट और घमंडी नहीं है। हमको बहुत मानता है और हम भी समझते हैं कि हम उसे नियंत्रण में रख पाएंगे। बस एक ही बात का डर है, कहीं निर्मल को कुछ हो ना जाए। कहे से स्थिति बहुत गंभीर है। मैंने तो तुम्हारे पिता के कहने पर अदालत में झूठ बोला निर्मल, पर तुम्हारे झूठ का क्या कारण था? किससे डर गए निर्मल? क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, तुमने अर्चना को भी कुछ नहीं समझा। तुम इतने गए गुजरे हो निर्मल कि तुम अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते और अपने कातिल को शह दे रहे हो। अब तो अपने जमीर को जगाओ निर्मल, इतना कुछ हो गया। अब तो अपनी आत्मा को झंझोड़ो, नहीं तो आज के बाद कभी अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, उस दिन मुझ पर गोली चलाने वाला कौन था? वेरी गुड निर्मल। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं वरुण को भेजता हूँ तुम्हारे पास।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? निर्मल त्यागी को नहीं मारा सर, बिलीव मी सर। दोराई स्वामी, आपको वहां से रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा गया है। आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा। वो सिरिंज पोटासियम साइनाइड की जिससे निर्मल त्यागी की हत्या की गई, उस पर आपकी उंगली के निशान है। आप कह रहे हैं कि आपने उसे नहीं मारा। सर मैं वहाँ नहीं था सर, और वो उंगलियों का निशान मेरे नहीं है सर, बिलीव मी सर। मैंने निर्मल त्यागी को नहीं मारा। वेयर इज माय लॉयर? आई वांट माय लॉयर। स्वामी जी, मैं आई एम जायसवाल आपका लॉयर हूँ और आप एक नंबर के लायर हैं। सच को झुठला क्यों रहे हैं आप? आई एम विद यू ऑन दिस। सच को तो झुटलाएंगे आप नेता जो ठहरे। बहरहाल आपसे तो इस देश का कानून निपटेगा। अगर आप चाहते हैं कि कानून नर्मदगी दिखाए आपको, तो बता दीजिए किसने भेजा था आपको वहां त्यागी साहब की जान लेने? वो सर वो आत्माराम सातोस्कर ने। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं भेजा। मैं इसे क्यों भेजूंगा? ये तो खुद त्यागी परिवार के लिए काम करता है, ना कि मेरी पार्टी के लिए। लायर क्या बात करता है? लायर हम लायर। आत्माराम जी, इस दस्तावेज के अनुसार दोराई स्वामी जी अब त्यागी साहब के पार्टी के लिए नहीं, आपके पार्टी के लिए काम करिए। देखिए आपके हस्ताक्षर। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये आपके हस्ताक्षर नहीं है? अच्छा, मेरे ही हस्ताक्षर है। हाँ, हस्ताक्षर आप ही के हैं। आप ही ने मरवाया है निर्मल त्यागी जी को, आप ही ने मरवाया है विभाशंकर त्यागी जी को। नहीं, मैंने निर्मल को नहीं मरवाया, ना ही विभाशंकर त्यागी को बम से उड़ाया। आप नहीं मानने वाले? मैं इस देश के नमक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने विभाशंकर त्यागी को नहीं मारा। क्यों मट्टी पलित कर रहे हैं इस देश की नमक को? वैसे भी अगले गवाह की गवाही से स्पष्ट हो जाएगा कि अब नमक हलाल है या नमक हराम। जी साहब, झूठ बोला था मैं पिछली बार। कुणाल श्रीवास्तव ने मुझसे गन खरीदी थी, बम नहीं। बम किसने खरीदा था आपके पास से? उसी ने जिसने मुझसे कहा कि कुणाल को फंसाओ, आत्माराम जी ने। झूठे! मैं तो तुझे जिंदगी भर के लिए हवालात में सड़ा दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। सर ये लोग मुझे फंसा रहे। मैंने सिर्फ निर्मल को मारा। विभाशंकर त्यागी को मैंने नहीं मारा, वो बम मैंने नहीं रखा था। झूठ मत बोलिए आत्माराम जी, अपना गुनाह कबूल करिए। वही तो कर रहा हूँ। मैंने निर्मल को इसलिए मारा ताकि वो इलेक्शन में मेरे सामने खड़ा ना हो सके। तो उसके पापा को मैंने नहीं मारा। योर ऑनर, एक बार फिर मैं मुरुगन को डॉक में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मुरुगन जी, आपने किस दिनांक पर आत्माराम जी को वो बम बेचा था? उसी दिन जिस दिन कुणाल ने मुझसे गन खरीदी थी, 4 नवंबर को। तो स्पष्ट है कि उस दिन आपकी आत्माराम जी से फोन पर वार्तालाप हुई होगी। नहीं, डायरेक्टली नहीं। हाँ, पर उनके किसी एक आदमी से मैंने बात की थी जिसने बम खरीदा था कुणाल को फंसाने के लिए। देखिए इस फोन रिकॉर्ड्स में वो नंबर है या नहीं? ये वाला 998426792121। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्ट में उपस्थित हर व्यक्ति को आदेश दें कि वो अपना मोबाइल फोन ऑन करके सामने रखें, और मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। यादव जी, आइए पधारिए। हाँ तो मिस्टर यादव, 4 नवंबर को बम प्राप्त करने के विषय में आपकी
मुरुगन से वार्तालाप हुई। बम प्राप्त करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने सीनियर से, अपने लीडर से, अपने राजनीतिक बाप से बात अवश्य की हो। जरा आप अपना फोन देंगे मुझे? 4 नवंबर के कॉल रिकॉर्ड। अच्छा, सरजी, ये सरजी कौन है? योर ऑनर, एक बार फिर से अदालत से निवेदन करता हूं कि आप आदेश दें कि हर व्यक्ति अपना मोबाइल फोन ऑन स्थिति में सामने रखे। प्लीज एवरीवन डू इट। और मैं इन सरजी साहब को फोन लगाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। जी गवर्नर साहब नमस्कार। जी हाँ मैं अभी उपस्थित हो रहा हूँ। जी हाँ। ओ माथुर साहब, कहाँ चले? रुकिए, अभी भी कार्रवाई जारी है। बेटे, मुझे बिठालने की ना तुम्हारी उम्र है और ना औकात। जज साहिबा, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं गवर्नर साहब के यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा सकूँ। बैठ जाइए मिस्टर माथुर, ये अदालत का हुक्म है। माथुर साहब, गवर्नर साहब को हम इत्तला कर देंगे कि आप नहीं पहुंच पाएंगे। आइए जरा कटघरे में। मुरुगन आत्माराम के लिए नहीं, मेरे लिए काम करता है और मैंने ही उसे पैसे देकर पहले कुणाल को फंसवाया, फिर आत्माराम को। मुरुगन ने जब कुणाल को गन बेची तो उसे उसके इरादे का अंदाजा हो गया था और चूंकि वो उसे पहचानता था इसलिए उसने मेरे आदमी को फोन किया। मेरे आदमी ने मुझे बताया कि कुणाल पूरे त्यागी परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए निकलने वाला है उसी रात। अद्भुत बात है माथुर साहब की ये जानकारी प्राप्त होने के बाद भी आपने विभा शंकर त्यागी साहब को आगाह नहीं किया। शिष्य थे आपके? शिष्य? ऐसा शिष्य जो अपने आप को गुरु का गुरु समझने लगा था। विभा शंकर की काली करतूतों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वो आने वाला चुनाव अवश्य हारेगा। इसलिए मैंने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा। मुझे पूरा विश्वास था कि केवल एक पिस्तौल के बल पर कुणाल पूरे त्यागी परिवार को मारने में असफल रहेगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए मैंने यादव से कहकर मुरुगन से वो बम खरीदवाया और यादव को आदेश दिया कि वो कुणाल का पीछा करे और सही वक्त देखकर चुपचाप उसके बैग में वो बम रख दे, टाइमर लगाकर। और फिर वैसे ही हुआ। कुणाल ये न जानते हुए कि उसके बैग में बॉम्ब है, त्यागी के घर पहुंचा और पकड़ा गया। किंतु जो गोली कुणाल के बंदूक से चली थी वो निर्मल को नहीं लगी। वो दरअसल कुणाल का निशाना चूक गया और वो गोली सामने के पेड़ पे लगी, लेकिन मैंने अपने आदमी से कहकर वो गोली वहां उस पेड़ से निकलवा दी। कुणाल का बैग वहीं त्यागी के बंगले में छूट गया। बॉम्ब विस्फोट हुआ, लेकिन बॉम्ब विस्फोट से पहले मैं निर्मल को बड़ी सफाई से वहां से निकालने गया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि निर्मल को कुछ हो। मुझे पूरा विश्वास था कि पिता की मौत के बाद जनता की सारी सहानुभूति निर्मल को मिलेगी और वो उस सहानुभूति के फायदा उठाकर इलेक्शन जीत सकता है। आप निर्मल को बचाना चाहते थे तो फिर निर्मल को गोली क्यों मरवाई आप? यादव की बेवकूफी से।
दरअसल निर्मल ने यादव को देख लिया या घबराहट में गोली चला दी। जब बॉम्ब विस्फोट हुआ तो सारे लोग घबरा कर बंगले की ओर भागे और तभी यादव ने मौका पाकर सिक्योरिटी केबिन में जाकर गन बदल दी ताकि कुणाल और फंसा चला जाए। और फिर जब निर्मल को होश आया उस समय आप भी वहां उपस्थित थे और आपके कहने पर, आपकी सलाह पर निर्मल ने अपना बयान बदला। तो फिर और क्या करता? पुलिस बुलाओ गुरुजी। मुझे बताओ तुम पर गोली किसने चलाई थी? वो हमारी पार्टी का आदमी यादव। हैरान हो गए? हैरत की बात ये नहीं है बेटे, हैरत की बात तो ये है कि यादव ने तुम्हारे पिता की हत्या मेरे आदेश पर की थी। राजनीति में ना कोई बाप होता है ना बेटा, ना गुरु होता है ना शिष्य, बस विजय और पराजय होती है। तुम्हारे राजनीतिक जीवन की नींव डालने के लिए तुम्हारे पिता के प्राणों की आहुति आवश्यक थी। अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। पुलिस को यादव के बारे में बताकर मुझे पकड़वा दो और पार्टी का नाम हमेशा के लिए खराब करके आने वाले चुनाव में अपनी हार निश्चित कर लो। और दूसरा रास्ता यह है, कुणाल श्रीवास्तव का नाम बताकर जनता की सहानुभूति हासिल कर लो और आने वाले चुनाव में अपनी जीत निश्चित कर लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सही फैसला करोगे तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। कुणाल। माथुर साहब, ना मेरी उम्र है ना औकात है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, लेकिन सफेद वस्त्र पहनकर माथे पर तिलक लगाने से कोई भगवान नहीं बन जाता। ये जो दलदल आपने अपने मन में बनाया है, इसी में आप स्वयं धंस गए। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर विजय भूषण माथुर को मिस्टर विभाशंकर त्यागी और उनकी पत्नी जया त्यागी के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देती है और मिस्टर दोरायस्वामी और मिस्टर आत्माराम पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। और रहा सवाल मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का, तो ये अदालत इन्हें निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। मैं कुणाल की बहन अर्चना त्यागी का केस एक बार फिर से अदालत के समक्ष लाना चाहूंगा। क्या होगा उससे? नहीं, अगर ये साबित भी होता है कि त्यागी परिवार गुनहगार था, मर चुका है, उनको सजा कौन सुनाएगा? अभी कभी कभी चुप रहा करो जायसवाल। योर ऑनर, अर्चना त्यागी को मानसिक रोगी ठहराकर जो सजा दी गई थी, क्या वो दाग हमेशा उनके साथ रहेगा? क्या ये उचित है? क्या ये न्याय है योर ऑनर? यू आर राइट मिस्टर पाठक। इस केस के पहलुओं को देखने के बाद मैं अर्चना त्यागी के आत्महत्या केस को रीओपन करने का आदेश देती हूँ ताकि सच दुनिया के सामने आ जाए। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि जिस तरह आपने मुझे इंसाफ दिलाया, आप मेरी बहन को भी दिलाएंगे। आपकी वजह से आज कानून पर फिर से मेरा भरोसा जाग गया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने एक बार जुर्म इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो भाई बात यह है कि मैं सच बोलूं या झूठ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून हमारे हाथों में केवल एक मोहरा मात्र है। कोई भी सरकार हमें बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख सकती। 15 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा और फिर माथुर, रुकना हमेशा जल्दी में रहता है। कहते हैं कानून अंधा होता है,
लेकिन अंधे तो आप जैसे भ्रष्ट नेता होते हैं जिन्हें कानून का बल दिखाई नहीं देता। 15 दिन तो क्या 15 वर्षों में भी आप बाहर नहीं आ सकते। और अगर किसी राजनीतिक दांवपेच के कारण बाहर आ गए तो मैं मिलूंगा आपको फिर से उस कलकोठरी में पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान का कानून कोई बेवा के हाथ की चूड़ियां नहीं जो दीवार में पटक दिया टूट गई। जय हिंद, जय हिंद।